बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे और एक बड़े जलसा आम से खिताब किया। इस जलसा आम में उनके खिताब के हवाले से एक नपी तुली सी राय हमें मिलती है और कुछ माहिरीन का यह मानना है कि उन्होंने बड़ी नपी तुली और एक स्टेट्समैन स्पीच की, लेकिन कुछ माहिरीन का यह मानना है कि उनकी तकरीर में अब भी माजी मौजूद था और वो माजी को नहीं बुला सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस तकरीर के दौरान जो अहम नुकात थे या जो उनका नौ नुकाती जिसे कहते हैं एजेंडा था वो उन्होंने उनके सामने रखा, लेकिन इस उनकी आमद के बाद हमने देखा कि जो सियासी क़यादत है, खासकर चौधरी शुजात हुसैन साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि कदावर सियासी शख्सियात हैं, उन्होंने न सिर्फ उन्हें खुशामदीद कहा बल्कि तलखियां बुलाकर मफाहिमत के साथ चलने की भी ताकीद की। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि मियां साहब ने अपनी CV पेश कर दी है, कबूल होती है या नहीं। अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने खुशामदीद कहा, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि अगर पहले वो जेल जाते और फिर अदालत से रिलीफ मिलती तो उनका कद बढ़ जाता। कायरा साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर कोई गिला शिकवा नहीं है, वेलकम करते हैं। गवर्नर सिंध ने भी उन्हें वेलकम किया, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जो कल की तकरीर थी उस पर पॉलिटिकल लोग उसे कैसे देखते हैं, उसके अलावा जो अहम नुकात थे हमने वो भी आपके सामने रखने हैं। खासकर उन्होंने सबसे जो बड़ी बात की, उन्होंने कहा मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन मेरे ये भी साथ उन्होंने कहा कि मेरे जख्मों को ना छेड़ो वरना हमारे आंसुओं का तूफान आएगा। इसके अलावा सबसे अहम जो इश्यूज थे पॉलिटिकल नैरेटिव पे उन्होंने कहा कि हमारा बयानिया अगर पूछना है तो शहबाज शरीफ की ऑरेंज लाइन ट्रेन से पूछें और हम 28 मई के धमाके करने वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं है। ये बात उन्होंने एयरपोर्ट पर पाकिस्तान आते हुए कही थी। तो आज जो सारी बातचीत होगी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और उनके एजेंडे के हवाले से और उसके असरात के हवाले से जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मेजर रिटायर्ड खुर्रम हयात रोकड़ी साहब। इब्तदाई 2 सेगमेंट्स में हम पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे, लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे उन लोगों की जो बैरून मुल्क बैठे हैं और 9 मई के खासकर वाकयात के बाद उनका एक किरदार है और इस किरदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इस पर आखिरी सेगमेंट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब और कौसैन फैसल मुफ्ती साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ होंगे। चाहूंगा गुफ्तगू का आगाज बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब से करूं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहता हूं आपको प्रोग्राम में। गुज़िश्ता रोज की तकरीर मियां साहब की हो गई, 9 नुकाती एजेंडा भी रख दिया, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो अपनी माशी प्लान देंगे, मुल्क को क्राइसिस से निकालने की बात करेंगे, तो 9 नुकाती एजेंडे में जो बातें हैं ये तो वो बातें हैं जो पाकिस्तान के एक मैट्रिक के तालिब इल्म को भी पता है कि पाकिस्तान के ये मसाइल हैं। तो आपके ख्याल में उन्होंने कोई माशी प्लान दे दिया है? देखें जी, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कल की जो तकरीर थी वो एक विक्ट्री स्पीच थी और वो विक्ट्री स्पीच जो है वो किसके लिए थी? वो विक्ट्री स्पीच उन लोगों के लिए थी जो बेरोजगार हैं, वो विक्ट्री स्पीच उन लोगों के लिए थे जो मजदूर पेशा हैं, उन लोगों के लिए जो महंगे बिलों के से, जो बिजली के बहरान से, जो पाकिस्तान की महंगाई से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस वहाँ जाए जहाँ 2017 में छोड़ के गए थे। और वो उन लोगों के लिए थी, उनके लिए जिनकी वो नाउमीद हो गए थे। और मियाँ साहब की कल की तकरीर ने ये फैसला किया कि और ये तयन किया, खासतौर पे ये तयन किया कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान मफामती पॉलिटिक्स और इन तमाम चीज़ों से बढ़कर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाएगा और मियाँ साहब उसको वापस वहीं लेके जाएंगे जहाँ छोड़ के गए थे, जहाँ सस्ती रोटी थी, जहाँ 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। बैरिस्टर साहब जो बात आप कर रहे हैं, आपने बात की, बैरिस्टर साहब 5 रुपए की रोटी खाता था। बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, जिसकी आप बात बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए, बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। आपने गुफ्तगू की इब्तदा की विक्ट्री स्पीच के हवाले से, विक्ट्री किसके खिलाफ थी, पहला मेरा सवाल। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि गुज़िश्ता जो 16 माह की हुकूमत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोलिशन गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी, जमीयत उलमा इस्लाम उसका हिस्सा थी, 13 के करीब पार्टियां। कल कहीं पर शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं था 16 माह का, कल कहीं पर इन इत्तेहादियों का जिक्र नहीं था। तो मियां साहब ने कितना ताल्लुक कर लिया उन 16 महीने की हुकूमत और उसकी कारकर्दगी से? देखें जी, कल की जो स्पीच थी
आपने कहा विक्ट्री किसके उससे, विक्ट्री स्पीच जो होती है वो उन तमाम अनासर के खिलाफ जिन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ हिस्ट्री बन गए हैं, उन तमाम अनासर के खिलाफ जिन्होंने कहा कि नून से शीन निकलेगा, उन तमाम अनासर के खिलाफ जो पाकिस्तान को डीरेल करना चाहते थे, उन तमाम अनासर के खिलाफ जिनकी एक स्टेटमेंट से आपकी चलती हुई एयरलाइंस वरान बस बन गई, उन तमाम अनासर के से जिन्होंने 9 मई को इस मुल्क को आग लगाई, इन इदारों को आग लगाई, उनके दफातर को, कायद आज़म के कमरे को आग लगाई, कायद आज़म की सर्टिफिकेट्स को आग लगाई, उन लोगों के खिलाफ। और ये जो थी, आपने बोला कि हमने 16 महीने मियां नवाज शरीफ शहबाज साहब की काम का जिक्र नहीं किया। मियां शहबाज, देखिए मियां साहब की जो हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो 16 महीने में तो हमने फायर फाइटिंग की। फायर फाइटिंग उन चीजों के खिलाफ जो मुल्क को आग लगा के चले गए थे। एक बिल्डिंग को आग लगी हुई थी, वो आग हमने बंद की। तो फिर फायर फाइटिंग का जिक्र कहीं हमें नजर नहीं आया दानियाल साहब। हम दोबारा तामीर और तरक्की करेंगे, तामीर और तरक्की करेंगे। नहीं, बिल्कुल जिक्र किया उन्होंने। जब शहबाज साहब का हाथ पकड़ के ऊपर किया तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मेरा वो भाई है जिसने मेरी टेक की, जिसने खड़ा रहा और मेरा हर बयानिए को लेके चलता रहा। एंड नॉट ओनली दैट, मियां साहब ने बड़ा क्लियर, जब उन्होंने हाथ पकड़ के अपने भाई का ऊपर किया तो उन्होंने कहा कि इसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है और अब इंशाल्लाह तामीर और तरक्की का जो काम है वो मैं फिर शुरू करूंगा। और जब मैं तामीर और तरक्की की बात करता हूं, देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दानियाल साहब, 1 मिनट के लिए आपको ऐसा बंदा ही नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो एक सक्सेस कामयाबी की स्टोरी सुना सके। हमारा हम वाहिद जमात है जिन्होंने बार बार आके डिलीवर किया। और जितनी जमातें हैं आज हमारे मुखालिफिन, वो सवाई बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। हसन मुर्तजा को शरीके गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। हसन साहब, आपने कल सबसे पहले वेलकम किया मियां साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और आपने साथ ये भी कहा कि उनकी आमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरूने मिन्नत है। लेकिन कल मियां साहब ने न जरदारी साहब का जिक्र किया, न मौलाना साहब का, न उस 16 महीने की हुकूमत का जिसके नतीजे में जो एक रिलीफ था वो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो 13 जमातें उनको मिला। कल उन्हें वो याद नहीं आया। हसन मुर्तजा साहब। हसन साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आपका माइक मेरा ख्याल है ऑफ है। अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है हसन साहब। शाहिद साहब, अब जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। कल की मियां साहब की जो स्पीच थी, मैं समझता था कि उन्हें पूरी कौम ने वेलकम किया है, तमाम क़यादतों ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हमेशा ये ख्वाहिश और कोशिश रही है कि किसी भी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए और उसकी क़यादत को भी जो है वो पूरा आज़ादी के साथ सियासत करने का हक होना चाहिए। बिल्कुल। हमने कल उन्हें वेलकम भी किया। उनकी तकरीर से हम बड़ी तवक्कुआत लगा के बैठे थे कि वो अपनी तकरीर में जरूर जहां पर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करेंगे, वहां पर कौम के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र भी करेंगे और इंतखाबात का जो मुतालबा है वो भी करेंगे। और उसके अलावा दीगर चीजें, उसमें उन्होंने एटम बम का जिक्र किया, तो वो अगर साथ ये कहते कि इसको बनाने वाला, इसका खालिक जो था वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था जिसने इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, तो उनका कद ज्यादा बढ़ता। सही। लेकिन खैर, उन्होंने जो तकरीर की वो उनकी अपनी मर्जी थी और उनका था। उन्होंने जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक वो नहीं हो पाई। शायद वो जज्बात में थे, जज्बाती उनकी वो एक तकरीर थी, और वो शायद पहली दफा आए थे वालदा की वफात के बाद और बेगम साहिबा की वफात के बाद। वो तकलीफ भी उनको थी, वो दफन नहीं कर सके, उनको साथ नहीं थे। सही। वो भी रिश्तों की कमियां भी होती हैं। तो ये सारी मिला जुला है जी। अब यहाँ रहेंगे, सियासत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका हसन साहब आप हमारे साथ रहिए और आइंदा का भी आपसे पूछेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सॉरी मैं गलती से हयात कह गया। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपकी जमात कल जो है हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड करती है, ऑन चौधरी वेलकम करने भी जाते हैं, और फिर उसके बाद फिरदौस आपा जो है वो बड़ा एक सख्त बयान भी देती हैं। तो आईपीपी क्या कर रही है? पीएमएल-एन के साथ है, नहीं है, कहां पर खड़े हैं, और कल के जलसे को एज ए सियासी कारकुन कैसे देखते हैं?
सर पहली बात यह है कि स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ नवाज चौधरी की वहाँ पे मुलाकात को, और फिरदौस आसिफ अवान का जो बयानिया है मैं उस बयानिए को सपोर्ट करते हुए अपनी पार्टी के बयानिए को सपोर्ट करता हूँ, स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। इस तरह की जो पर्सनलाइज हरकतें होती हैं उससे एक शख्स को शायद समझ रहा हो कि मैंने किसी बड़े शख्स को या कल आने वाले फलाने को मैंने राजी कर लिया है, लेकिन वो नुकसान करता है उस तमाम लोगों का जो ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑन चौधरी का ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स या किसी चीज के साथ लेना देना ही नहीं है, ना उसको हल्के की पॉलिटिक्स है ना उसने टिकट, तो ये उसका एक ऐसा गलत अमल है जिसको हमारे से भी सवालात पूछे जा रहे हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमने नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हमारा बयानिया, हम जैसे जो लोग हैं हमारा बयानिया रोकड़ी साहब आपने कहा, आपने उनके उस अमल की मजम्मत की। चाहूंगा आपसे ये सवाल आपके सामने रखूं। ठीक है, ऑन चौधरी साहब ने जाके गलती की होगी, पार्टी ने उनसे वजाहत भी मांगी, उन्होंने दे दी। तरीन साहब का हेलीकॉप्टर तो ऑन चौधरी ने नहीं दिया होगा ना सर? सर फिर मैं एक और बात बताऊं सर, हेलीकॉप्टर देना या लेना मैं उस जातियात चीज में हेलीकॉप्टर बड़ी दुनिया ने इस्तेमाल, बड़ी दुनिया ने इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया, ये भी नहीं होना चाहिए। सही, यानी इस हरकत की भी कोई जरूरत नहीं थी। जहांगीर खान तरीन को भी ये हेलीकॉप्टर कहाँ से देने की जरूरत नहीं थी, हमारा ऐलान किया वेरी क्लियर वाले। सही। दूसरा, हम तरह की पॉलिटिक्स के कायल ही नहीं है जहाँ पे आप हर गलत चीज की तस्दीक करते जाएंगे, ना हम किसी बादशाह के कायल हैं। अच्छा, चले फिर मियां साहब की वापसी पे अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा और उनके जलसे की जो स्पीच थी, क्योंकि अदम एतमाद जो कामयाब हुई, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उसमें एक रोल तो जहांगीर तरीन और अलीम खान का भी था। यहां तक कि अलीम खान साहब ने तो अपनी सीट भी गवाई पंजाब असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। सर वो पुरानी जो बातें हैं ना कि किसने क्या गवाही, उसकी वजूहत ही बिल्कुल और थी। सही। हम अलीम खान की हमारी पॉलिटिक्स आगे है, ये उस लिहाज से अगर कहें तो हम पीडीएम के अंदर ये 2-3 शख्सियात बैठी हुई भी थी। आईटीपी का तो वजूद जिस दिन से आया, आप उस वजूद से आगे की बात करेंगे तो चले। मियां साहब की वापसी को आप कैसे देखते हैं? सर वापसी को देखते हैं वही 40 साल पहले की हुकूमत है, उसी का तसलसल देखते हैं। वैक्यूम है। इमरान खान को मियां साहब दुआएं दें, इमरान खान ना ये हरकतें करता ना ये हालात वाक़यात आज पाकिस्तान कैसे होते। सही। हम तो इस चीज को वही तसलसल देखते हैं। देखिए, हमें इशू ये है कि हमारा तो पहले से हम, यानी इमरान खान की पॉलिटिक्स से पहले भी हम इस मौरूसी पॉलिटिक्स या इस चीज के खिलाफ अपने अपने इलाकों में खड़े हुए थे, आज भी खड़े। सही। आज भी हमने जो मुकाबला करना है। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। दानियाल चौधरी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे। आपने जो बहुत अहम नुक्ता उठाया दानियाल, ये सबसे अहम पॉइंट है जो उन्होंने कहा कि शुक्रिया अदा करें चेयरमैन पीटीआई का, जिनकी गलतियों के नतीजे में मियां साहब की वापसी हुई या पीएमएल-एन की। लेकिन जो मौरूसी सियासत का एक जो मंजर हमें नजर आया है स्टेज पे, वो तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ डिबेट तो है। दानियाल देखें जी, शायद साहब मारूसी सियासत की ये बात कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही ना कि इन्होंने मारूसी सियासत और ये पता नहीं क्या क्या बातें और चीज़ें की। इन्होंने ट्रायल टेस्ट ट्यूब बेबी किया था, ये सब उस टेस्ट ट्यूब बेबी का हिस्सा थे जिसने मुल्क को 4 साल में यहाँ पहुँचा दिया। जो 1 साल की मेट्रो को 8 साल में ना बना सके, जो 20 अरब की मेट्रो को 100 अरब क्रॉस कर गए, जिन्होंने सवाए पाकिस्तान में झूठे वादों के कुछ नहीं किया, जिन्होंने 2000 अरब डॉलर लेके आने थे, जिन्होंने पाकिस्तान को इन तारीखियों में ले गया। लेकिन दानियाल ये सवाल तो बनता है। और एक सेकंड दानियाल सिर्फ 1 मिनट के लिए सवाल ले लें। क्या बात करेंगे? दानियाल, ये टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, ये हमारा मुझे एक बात बताएं, ये हमारा सियासी मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। इनमें से किसी का कद है उतना कि ये वो कहे ना कि 1 सेकंड आप सवाल ले लें। दानियाल सिर्फ सवाल ले लें। 4 साल यहाँ, दानियाल मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सवाल ले लें। डिलीवर क्या किया? जी बताएं। दानियाल, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि कल हमें ये नजर आया, और रोकड़ी साहब का ये अपनी जगह पे पॉइंट ठीक है कि जलसे के स्टेज पे मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा और मरियम नजर आई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, सूबाई सदूर जो आपके 4 सूबों के हैं, उनमें से कोई हमें नजर नहीं आया। सिर्फ फैमिली के 4 लोगों की, जिसे कहते हैं, वो रौनुमाई नजर आई। तो इस पे क्रिटिसिज्म होगा और ये क्रिटिसिज्म आपको लेना पड़ेगा बैसे पॉलिटिकल वर्कर। देखें जी, अगर जिसको नहीं नजर आए वो एनके लगा ले।
और उनको शायद फिर नजर आएगा। नजर किया इनके, मैं अगर यहाँ से इस्लामाबाद से भिजवा देता हूँ जिनको नहीं नजर आया, और जिनको नजर आना था उनको सब मुझे जरूर भिजवाइएगा दानियाल साहब, मुझे आपके चारों सूबाई सदूर नजर नहीं आए। जिनको नहीं, आप अभी क्लिप उठा के देख ले कौन सा बंदा नहीं था। सब जमात के सीनियर तरीन बंदे सब मौजूद थे, और जो लोग नहीं मौजूद थे वो अपनी रैलियां लेके आए थे, अपने बंदों के साथ थे। उन्होंने प्रेफर किया कि हम अपने लोगों के साथ, अपने लोगों को ना, हम हल्के की सियासत करते हैं, हम स्टेजों की सियासत नहीं करते। चले हसन मुर्तजा, ठीक है, इनके मीनारे पाकिस्तान में, इनके इवेंट्स होते थे तो इनका नीचे बंदा 1000 होता था और ऊपर इनके लीडर 150। दानियाल एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, दानियाल एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, हसन मुर्तजा साहब से ये सवाल रखूंगा। और जिस तरह मरियम नवाज साहब, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड पहले शायद साहब एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कल का इवेंट, चीजें ऑर्गेनाइज की, मुझे बात बताएं उनकी जगह कि मैं कोई मसूद को खड़ा करता या कोई और करता। ओके डन, आपने पॉइंट दे दिया। अब जरा इंतजार करें। कैपेबल लोग होते हैं वो आगे आते हैं, और हर बड़े घर खानदान का जो बच्चे होते हैं, दानियाल आपने पॉइंट दे दिया, मेरे ख्याल थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और दानियाल थोड़ा सा इंतजार कर लें। हसन मुर्तजा साहब आपसे सवाल रखूंगा। दानियाल ने गो के क्रेडिट दिया कि मरियम नवाज शरीफ ने सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया और उनका ये हक बनता था। आप भी एक सियासी कारकुन हैं, गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी यही मौरूसियत वाले मामले का इल्जाम लगता है, लेकिन कल ऐसे बहसियत सियासी कारकुन वो जलसे का स्टेज आपको क्या नजर आया हसन मुर्तजा साहब? देखें शायद साहब, ये तमाम पार्टियों का अपना अपना एक ज़हन और सोच होती है, और PMLN ये समझती है कि मियां साहब और उनका खानदान जो है वो ही क्राउड पुलर भी हैं, वोट भी उनका है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप जिस एंगल से सोच रहे हैं वो एक पॉलिटिकल सोच है, और मैं समझता हूँ कि शायद कुर्बानियां भी मरियम बीबी की थी, और उनके मतलब तकलीफें भी जो है वो उन्होंने बर्दाश्त की। हाँ, जो एक कमी मैंने फील की मियां साहब की मौजूदगी में, उनके सदूर की तकरीर हो जाती। बाकी स्टेज पे तो एहसन इकबाल भी नजर आ रहे थे, साद रफीक भी नजर आ रहे थे, दीगर लोग भी नजर आ रहे थे। मेरे ख्याल में जो कमी थी वो तकरीर की थी, और शायद वो कल इमोशनल भी थे, उस वजह से भी रह गई हो। हमें इस सतह पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें पॉलिटिकल चीजों को देखने की जरूरत है। शायद कल जो ऐलान होना चाहिए था मियां साहब की तरफ से, जो मुतालबा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था इंतखाबात का। मियां साहब कल वहां पे अगर तो वो सारों को उन्होंने दिल से माफ किया था, जो उनके मुजरिम मुलजिम थे, जिन्होंने उनकी सजा में सहूलतकारी की या उन्हें गलत सजा करवाया, या तो दिल से उन्हें माफी का ऐलान कर देते कि मैंने जो बयानिया लंदन में दिया था मैं उसको रिव्यू करता हूँ, और मैं बिल्कुल कौम की खिदमत के लिए और मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए मैं सियासत करूंगा। या वहां पर कह देते कि मैं अपने उस नैरेटिव पे, उस बयानिए पे कायम हूँ जो मैंने मुशर्रफ के खिलाफ भी किया, या मैं दूसरे भी जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों के साथ करूंगा। एक चीजें जिनकी कमी थी, बाकी उनकी फैमिली है, वो इतने अच्छे बाद आए, वो हसन मुर्तजा साहब एक मिनट के लिए आपको वो खुशी के आंसू भी कहा जा सकता है। तो उन चीजों की मेरे ख्याल है इतनी जरूरत नहीं है। जिन चीजों की कमी नजर आई पॉलिटिकली वो ये थी, बाकी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। चले हसन साहब, आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, हसन मुर्तजा ने बहुत अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि मियां साहब की तकरीर में जो कमी थी वो उनके नैरेटिव के हवाले से थी, या राइट होते या लेफ्ट होते, मिडल में रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरा अहम नुक्ता इंतखाबात का इनकाद, IPP समझती है कि इंतखाबात के हवाले से मियां साहब को एक वाज़ेह गुफ्तगू करनी चाहिए थी? सर डेफिनेटली करनी थी। तो वो कोई भी होती है, अगर बड़ा जो मकाम का लीडर होता है उसकी बातें आगे होनी चाहिए, या उन बातों को छेड़ना ही नहीं चाहिए। इस लेवल की लीडरशिप से ये तवक्कुआत होती हैं। इसी वजह से आज ये जो इश्कालात उठ रहे हैं या आज एक गुफ्तगू बनी हुई है, इतनी बड़ी लीडरशिप का ये काम होता है कि उनको चीजों को वजाहत में करना चाहिए। दूसरी चीज ये सर कि हम ये जो किसी तरीके से, अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये जलसे जुलूसों वाली, और ये जो हमने इसमें, तो मैं तो जिस पार्टी में था उसने अरूज पे पहुंचाया इस जलसे जुलूसों की, और हम भी इस काम के अंदर शामिल रहे। लेकिन आज यकीन जानिए वक्त गुजरता है और जब आदमी हालात देखता है तो आज ये एहसास होता है कि हम अपनी पब्लिक, अपने लोगों की
जो इंटेलेक्ट है उसको अंडर एस्टिमेट करते हुए हम उनको गाड़ियों के अंदर भर के, और हमारा जो पॉलिटिकल जिस दिन इलेक्शन लड़ना होता है वो बेचारा मजबूर होता है, उसे पता होता है मैंने कल टिकट लेना है, और टिकट लेने का म्यार उसका क्या होता है कि ये 400 बसें लेके आए, 300 बसें लेके आए, 200 बसें लेके आए। वो टिकट लेने के लिए उसको हर हालत में अपना पैसा भी लगाना पड़ता है, और लोगों को जैसे वो मंडी मवेशियां के अंदर रेवड़ों के रेवड़ उतारे जाते हैं, बसों से उतारते हैं, उनको वहां एंटरटेन करके वापस लाया जाता है। ये एक ऐसी नेगेटिव रविश है जो शायद दुनिया के अंदर खत्म हो गई हो, लेकिन हम अभी तक इसको परवरिश चढ़ा रहे हैं, और हम शो ऑफ पावर के नाम पे, जलसों के नाम पे, एंड दिस इज व्हाट वी डू। हम अगले स्टेप में पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ नहीं, पॉलिटिकल रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहे, हम पॉलिटिकल आइडियलिज्म और अपनी जाती बातें और ये कर रहे हैं, और पता नहीं हम कैसे निकलेंगे और कब निकलेंगे। असल इशू है कि पाकिस्तान अपग्रेड हो, असल इशू ये है कि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके आए, असल इशू ये है कि हमारे जो करोड़ों की तादाद में यंगस्टर्स हैं जो 40 ईयर से नीचे की हमारी 70% की आबादी है, उनके बारे में सोचें। जो नए बच्चे हैं इनके करियर के बारे में सोचें, वसाइल और ज़खायर के बारे में सोचें। अनफॉर्चुनेटली हम वही पुराना रविश, वही पुरानी पॉलिटिक्स, वही पुरानी चीजें, वही पुरानी तकारीर। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो इसी सवाल को बैरिस्टर दानियाल चौधरी के सामने ले जाने की कोशिश करूंगा कि इंतखाबात के हवाले से अगर मियां साहब एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेते तो क्या बेहतर नहीं होता, और क्यों नहीं लिया, यह सवाल उनके सामने रखूंगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, और वही सवाल जो मैं छोड़कर गया था दानियाल चौधरी साहब के सामने रखूंगा कि इंतखाबात के हवाले से क्यों मियां साहब कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं ले सके। लेकिन इसके साथ साथ उनसे एक और सवाल ये भी रखूंगा कि चलें जो भी चीज़ें वो भूल गए या जज्बात में बकौल हसन मुर्तज़ा के उन्हें याद नहीं रही, या हो सकता है हिकमत अमली के तहत उन्होंने इस वक्त इन बातों पर गुफ्तगू नहीं की। क्या दानियाल आपको लगता है कि इंतखाबात के हवाले से और मुस्तकबिल में जो खासकर उन्होंने बात की कि आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएंगे, तो क्या मियां साहब तमाम सियासी जमातों और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत दे सकते हैं? देखिए जी, शाहिद साहब, पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए, ग्रैंड डायलॉग हम उनसे करेंगे जिन्होंने इस मुल्क को आग नहीं लगाया। उनके साथ ग्रैंड डायलॉग करेंगे जो 9 मई के वाक़यात में शामिल नहीं है। उनके साथ करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं की। वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन रह के आपके दुश्मनों के साथ काम करके पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया, उनके साथ कोई ग्रैंड डायलॉग नहीं, उनके साथ सिर्फ कोर्ट्स और रूल ऑफ लॉ उनको विल टेक इट्स कॉज। जहाँ तक आगे बात है मुल्क को आगे लेके जाने की, देखिए हमने पहले भी अपनी सियासत कुर्बान की पाकिस्तान की मैशत की खातिर, और हम आगे भी पाकिस्तान की मैशत को, मुल्क के इश्यूज़ को और ख़ास तौर पर इकनॉमिक पॉलिसी को सब ज़्यादा वेटेज देंगे। जहाँ तक हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की, देखिए विक्ट्री स्पीच में शायद आप बाज़ दफ़ा इतनी चीज़ों के ऊपर डिटेल में नहीं जाते। आपकी एक विक्ट्री स्पीच होती है और ओवरऑल उसका ब्लैंकेट होता है, वो हर चीज़ को कवर करता है। जब शहबाज शरीफ साहब का हाथ ऊपर किया तो उसमें तमाम वो लोग जो उनके साथ जमातों में शामिल थे वो तमाम कवर होते हैं, क्योंकि उन सारों को साथ लीड शहबाज साहब कर रहे थे, उनकी टीम का हिस्सा थे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, नो डाउट। उन्होंने अपनी सियासी जो सोच है उसको पीछे रख के जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की मैशत की खातिर अपनी सियासी जो पॉपुलैरिटी है उसको दाव पे लगाया और पाकिस्तान को हमारे साथ मिलके बचाया और शाना बचाना होके बचाया। और जहां तक अब आगे की बात है, देखिए आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस तरक्की अब करेगा। पाकिस्तान में वापस हम एक इकोनॉमिक प्लान के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्लान को इंशाल्लाह जल्द पेश करेंगे। और वो हम इसलिए पेश करेंगे क्योंकि हमने, देखिए हमें मुशर्रफ के द्वार के बाद पाकिस्तान तारीखियों में मिला। हम पाकिस्तान को हमने उठाया, रीबिल्ड किया। उससे पहले जब 92 आपको 1 मिनट के लिए यहाँ दानियाल 1 मिनट के लिए पाकिस्तान को रिस्ट्रक्चर किया। चलें ठीक है दानियाल 1 मिनट के लिए आपको दानियाल हसन को गुफ्तगू में शरीक करूंगा। हसन मुर्तज़ा साहब, दानियाल ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी कुर्बानियां दी और उन्होंने एडमिट किया कि आप लोगों का एक रोल मौजूद है। लेकिन एक सवाल आपके सामने रखूंगा कि अगर आने वाले दिनों में मियां साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ रिकंसिलेशन या ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करते हैं तो मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी एक बार फिर जाती उमरा जाके मियां साहब के साथ बैठेंगे?
देखिए, बैठना ना बैठना एक अपनी जगह है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ दानियाल का कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां और उनको याद रखा और उनका जिक्र किया। एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि वो किसी को याद रखे या जिसको याद किया जा रहा हो। गुजारिश ये है कि हमने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बहुत अरसा पहले खान साहब को भी ऑफर की थी कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, हम सारों को मिल बैठना चाहिए। ये चैलेंजेस नहीं है वो चैलेंजेस जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले कर सकती है। हम सारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर हम पीछे गए हैं। हम 20, 25, 30 साल पीछे चले गए। हसन एक सवाल लीजिएगा, हसन एक सवाल लीजिएगा कि आपने बात की चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, आपके लीडर ने बिल्कुल असेंबली के फ्लोर पे ये बात कही थी और उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को कही थी, लेकिन साथ में ये सवाल लीजिएगा ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो या चार्टर ऑफ रिकंसिलेशन हो या फिर ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, ये पॉलिटिकल फरीकैन के साथ साथ अदलिया मुक्तदरा सबका होना चाहिए या आप समझते हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग सिर्फ पॉलिटिशियंस का होना चाहिए? देखिए, ये तमाम से होल्डर्स का होना चाहिए जी। सही। बिल्कुल दानियाल ने बिल्कुल मुनासिब बात की है कि जो लोग इस मुल्क को कमजोर करते रहे, जो इस मुल्क के इदारों को तबाह करते रहे, उनके साथ कैसे बैठा जा सकता है। सही। बाकी सारे मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं और वो स्टेक होल्डर्स हैं। मैं कह रहा हूं कि उन सारों को साथ लेकर चलना चाहिए, वो चाहे ग्रैंड डायलॉग हो, चाहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो और चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन जो है। रिकंसिलिएशन का मतलब हरगिज वो नहीं था जिसको खान साहब लेकर फिरते रहे और उसके हवाले से ऐसी ऐसी गुमराह कुन बातें की जिसकी वजह से कौम गुमराह हुई। रिकंसिलिएशन का मतलब ये हरगिज नहीं था कि किसी डाकू को छोड़ दिया जाए, किसी चोर को छोड़ दिया जाए। भाई, हम जो सियासत इंतशार की कर रहे हैं, हमारा मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं है। सही। हमें इंतशार की सियासत की जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो हम अगर कहते हैं कि यार अपने माजी की तलखियों को कम करो, माजी के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर 90 की दहाई में जो सियासत हुई। हसन एक सवाल और लीजिएगा, हसन एक सवाल और लीजिएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब की तरफ। पीडीएम जब बन रही थी तो उसकी लीड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली। इंतखाबात का आपका मुतालबा है, अभी तक ऐलान नहीं हुआ, चाहे वो इंतखाबात के मामले पर हो या ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो। क्या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी इस बार भी कोई लीड लेंगे या इंतजार करेंगे कि इस बार मियां साहब लीड लें? नहीं, इसमें लीड लेने की कोई ऐसी बात नहीं है जी। मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और वो कभी भी जमहूरियत के लिए कोई भी ऐसी चीज वो अना का मसला नहीं समझते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जमहूरियत को आगे चलना चाहिए। 2007 से बड़ा सानिया हमारे साथ कोई नहीं होना। 2007 के अंदर जब बीबी शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी वाहिद पॉलिटिकल लीडरशिप थी पाकिस्तान के अंदर जिसने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल। मियां साहब को भी उन्होंने कायल किया कि हमें बायकॉट नहीं, हमें इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। तो अब एक बार फिर वो कोई किरदार अदा करेंगे? ने वो टाइम पूरा किया। सॉरी, मैंने कहा फिर कोई किरदार अदा करेंगे वो? इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी की क़यादत से तो ये तवक्को ही नहीं करनी चाहिए कि वो कभी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। सही। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जो बात हसन मुर्तजा ने भी की और दानियाल ने भी उससे एग्री किया कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की भी बात होगी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात होगी और चार्टर ऑफ रिकंसिलेशन की भी। तो आईपीपी इस सारे रोल में अभी तक पंजाब में अगली बार इलेक्शन में क्या स्टेक होल्डर होती है वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर मुल्क में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है, चार्टर ऑफ रिकंसिलेशन की बात होती है और ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात होती है तो आईपीपी का स्टैंड क्या होगा? सर, मैं इन दोनों भाइयों की बात को इंडोर्स करता हूं इस पॉइंट पे। ये दोनों की बातें जस्टिफाइड है, वजन रखती हैं और जस्टिफाइड है और हम इन तमाम चीजों में मददगार होंगे।
हम न फ्रिक्शन क्रिएट करने वाले होंगे बल्कि हम इसके मददगार होंगे, और ये हमें इस बड़ी चीज में पाकिस्तान के लिए आप तमाम, क्योंकि आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, मीडिया जो आता है ये भी एक स्टेक होल्डर है। इस गलतफहमी में हमें ना डालें रोकड़ी साहब, बहुत से लोग इसी चक्कर में खराब हुए। हम मीडिया स्टेक होल्डर नहीं हो सकते, हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, आप स्टेक होल्डर बन सकते हैं ना, मैं फिर उस पे आऊंगा तो आप फिर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं किसी एंगल से वो उस तरफ भी आ जाऊँ, स्टेक होल्डर बन जाता होता है मीडिया। बिल्कुल ठीक, आगे चलें। मीडिया स्टेक होल्डर होता है, भाई अनफॉर्चुनेटली बैस पे नहीं जाते। इदारे, तमाम जिस मुल्क के इदारे हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। हमें मिलकर एक दूसरे की अहमियत को समझते हुए पाकिस्तान के लिए बैठना चाहिए। एक शर्त ये होती है कि कोई भी जो डायलॉग है उसके अंदर जो सबसे अहम चीज होती है कि उसकी बाइंडिंग फोर्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उस डायलॉग का जो मीडिएटर है वो कौन है, कि कहां पर किस बात को गलत और किस बात को सही करके इंडोर्स कैसे कराया जाएगा। सही। तीसरी चीज ये होती है कि किसी भी एक सोल्यूशन तक पहुंचने के बाद वो तमाम जिम्मेदार लोग हों जिनकी कमिटमेंट ऐसी हो कि उससे वो फिरे ना। सही। ये नहीं है कि हम कुछ कह रहे हैं तो कल हम कुछ करें। तो अपने कद का, अपने तमाम को मदद करते हुए आई थिंक इट इज पॉसिबल, पार्टीज को भी उनमें से उन लोगों को, ये तो अगला चैप्टर है, लेकिन हम इंडोर्स, मैं समझता हूँ कि दोनों भाइयों ने जो बात। अच्छा, इंतखाबात, एक सवाल रोकड़ी साहब ले लीजिएगा और उसके बाद चाहूंगा हसन मुर्तजा साहब से दानियाल की तरफ जाके एंड करूंगा। आपसे पहले पूछ लूं, इंतखाबात के इनकाद के हवाले से आईपीपी क्या समझती है, और आप समझते हैं कि जो भी ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना है, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन या ग्रैंड नेशनल डायलॉग, ये इलेक्शन से पहले होना चाहिए या इलेक्शन के बाद? टाइम जो था ना जी, जो टाइम था ये करने का वो तो पहले था। ऑलरेडी वी आर लेट। हमने ये जो टाइम करना चाहिए था उससे लेट है। अब नाउ वी शुड वेट फॉर द इलेक्शन, और हमें अब जाके असूलन इलेक्शन के बाद बैठना चाहिए और हमें हर सूरत बैठना चाहिए। और खुर्रम साहब को इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं? सर, आई बिलीव कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंडिया दे रहा है, या जैसे उन्होंने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलाया, जैसे उन्होंने इंटरनेशनल जो मीडिया के लोग हैं उनको दावतनामे भेज दिए, तो इट मीन्स कि इलेक्शन सीरियस नोट पे है, और इलेक्शन जनवरी के अंदर अगर वो कराएं अभी हम उसे वेलकम करेंगे। हसन मुर्तजा साहब, खुर्रम हमीद रोकड़ी ने कहा कि जनवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो वेलकम करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि जो भी चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन होना है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी या ग्रैंड नेशनल डायलॉग इलेक्शन के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नहीं समझती कि ये सब कुछ अगर पहले हो जाए और एक अच्छे माहौल में इलेक्शन हो और उसे तमाम पॉलिटिकल फरीकैन एक्सेप्ट करें? मुझे आपकी आवाज तो सही नहीं आ रही थी। जो मुझे महसूस हुआ है या मैं जो समझ पाया हूँ कि आपका शायद था कि ग्रैंड डायलॉग जो है ये इलेक्शन से पहले होना चाहिए या जी बिल्कुल के बाद। जी बिल्कुल, यही मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए था। इसकी आड़ में इलेक्शंस लेट नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो फिल फॉर होने चाहिए, क्योंकि पहले लेट हो चुके हैं। वो एक आईनी तकाजा है, उससे हम बंद गली में जा रहे हैं। आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, आगे सेनेट के इलेक्शंस आने हैं, तो हमें इलेक्शंस की तरफ फौरन जाना चाहिए और ये ग्रैंड डायलॉग साथ साथ चलता रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव आएंगे। लेकिन इसके नतीजे में हमने ये कोई नहीं है कि हमने इलेक्शंस नहीं लड़ने, हमने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। अपने अपने मैंडेट के साथ हम असेंबलियों में जाएंगे और अपना अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। वो ग्रैंड डायलॉग जो है वो कभी भी रुकावट इलेक्शंस में नहीं होने चाहिए। सही। और ग्रैंड डायलॉग जो है वो इंशाअल्लाह ताला होंगे भी और कामयाब भी होंगे। सही। दानियाल, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? सवाल आपने तकरीबन सुन लिया होगा, दोनों मेहमानों के सामने रखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के हवाले से और ग्रैंड नेशनल डायलॉग के हवाले से क्या सजेस्ट कर सकती है? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और का जो सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है और वो ये है कि पाकिस्तान को रीबिल्ड करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, तमाम जमातों को साथ लेके चलें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात करें। हमने हमेशा तामीर और तरक्की की बात की। जब तक हम अपने हमसायों के साथ, अपनी जमातों के अंदर, अपने मुखालफीन के साथ टेबल पर बैठ के मुल्क की बेहतरी की बात नहीं करेंगे तो गरीब और बेरोज़गार पिसते रहेंगे। हमने हमेशा अपनी सियासत को पीछे रखा और मुल्क की मफाद को आगे रखा, और इंशाअल्लाह इसी बयानिए को मियां नवाज शरीफ आगे लेके चलेंगे।
तमाम जमातों से इनपुट लेंगे और सबको साथ लेके चलाएंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी जो है पाकिस्तान के कदम चूमेगी। हमारा मुल्क वापस वहां जाएगा जहां से हम उसको 2017 में छोड़ के गए थे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की दुआएं करते रहे हैं और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की कोशिश करवाते रहे हैं, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस रीजन दानियाल, आपने इंतखाबात के हवाले से बनेगा पाकिस्तान। दानियाल, इंतखाबात के हवाले से जैसे हसन मुर्तज़ा और खुर्रम हमीद रोकड़ी वेरी क्लियर थे कि जनवरी में होने चाहिए और हो रहे हैं, PMLN क्यों इस सवाल से भाग रही है? कोई मामला है क्या? आखिरी मिनट है आपके पास। देखिए, पाकिस्तान जो है, एक सेकंड, पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है और यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इसीलिए हम भी, क्योंकि आज वो हम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे हैं इस तमाम प्रोसेस से, हम चाहते हैं कि वापस, क्योंकि इसके इलेक्शन हो, फ़ौरन हो, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन जल्द इलेक्शन जनवरी की जो डेट्स दे रही हैं उसमें अनाउंस करेंगे। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और जो उन्होंने डेट दी है, और इंशाल्लाह इस महीने से आगे नहीं जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि खैर से पाकिस्तान में इलेक्शन हो। और हम, आई कैन टेल यू विद ऑल कन्विक्शन के इंशाल्लाह मुस्लिम लीग ऊन आ रही है, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएगी। दानियाल चौधरी आपका, हसन मुर्तजा आपका और खुर्रम रोकड़ी साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। और लास्ट जो पॉइंट कोशिश की दानियाल चौधरी ने हमें ये यकीन दिलाने की कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है और जनवरी में इलेक्शन होंगे, एक कामयाब पावर शो के बाद ये कॉन्फिडेंस बनता है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।